जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं बेटा पीएनएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर इसमें डील कर चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर हम लोग डील करेंगे जिसमें हम आगे जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उनके सारे के सारे का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। तो चलिए, इसके पहले हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? तो इसके पहले हमने 36 क्वेश्चन इस पे कर चुके थे जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब 37 नंबर से स्टार्ट करते हैं। पीएनएसटी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। देखिएगा, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? यहाँ 4 आपको एसिड दिए हैं, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर पे क्या दिया है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। कैसे लिखोगे आप इसको? बेटा मेटा नाइट्रोफिनॉल जो है, बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगा हुआ है एक कार्बन पे, और उसके जस्ट थर्ड कार्बन पे अगर क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो इसको हम बोलते हैं मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है जी, ये पहला वाला ऑप्शन हो गया, ए नंबर वाला। ठीक है, बी नंबर वाले ऑप्शन पे आते हैं। बी नंबर वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या है? तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन के फोर्थ कार्बन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा है तो इसको हम बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, थर्ड नंबर पे आओ, पैरा क्लोरोफिनॉल। सी, पैराक्लोरोफिनॉल कैसे लिखोगे? बेंजीन रिंग से OH लगा देते होते तो फिनॉल रिंग हो जाती है, और पैराक्लोरोफिनॉल बोल रहा है तो फोर्थ कार्बन पे क्या लगा होगा, क्लोरीन, तो इसको हम बोलेंगे पैराक्लोरोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थोनाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो कैसे लिखेंगे? बेंजीन रिंग है, इससे एक कार्बन पे लगा है OH, तो ये तो फिनॉल बन गया। ठीक है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल मतलब आर्थो पोजीशन पे क्या लगा है, NO2 ग्रुप, तो ये हो जाएगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब ये चार जो उसने आपको नाम दिए हुए हैं फिनॉल मॉलिक्यूल्स के, इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपसे पूछा गया था। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, देखो सब में फिनॉलिक ग्रुप या फिनॉल रिंग तो कॉमन है, उसमें जो ग्रुप लगे हैं उनके इफेक्ट आपको क्लियर है, तो आप इसको बड़े आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, NO2 ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे लगा है बेटा तो इसका माइनस आई इफेक्ट काम करता है। कौन सा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट काम करता है। अगर NO2 ग्रुप OH ग्रुप से पैरा पोजीशन पे अगर लगा है तो इसका -M और -I दोनों इफेक्ट काम करता है, लेकिन मेजर जो है वो -M काम करता है, तो -M ही लिख लेते हैं। चलिए, -M इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर। यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, इसका -I इफेक्ट काम करता है, और यहाँ OH ग्रुप के साथ आर्थो पोजीशन पे NO2 लगा है, इसका कौन सा इफेक्ट काम करता है, -M। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, एसिडिक स्ट्रेन जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसको कौन से इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ाते हैं, ये मैंने काफी टाइम डिस्कस कर चुका है आपसे। एसिडिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -M, -H और -I ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +M, +H और +I ग्रुप के। जो हमने इफेक्ट पढ़ के रखे हैं इसके पहले, मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो ये जो तीनों इफेक्ट हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप से चलते हैं। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को -M, -H और -I इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ाते हैं, जबकि +M, +H और +I वाले ग्रुप क्या करते हैं, कम करते हैं। तो -M सबसे ज्यादा, यहाँ पे अगर हम ग्रुप की स्ट्रेंथ भी देखेंगे तो -M वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, -H वाले की उससे कम, और -I वाले की उससे भी क्या हो जाती है, कम। तो यहाँ पर देखो, जहां जहां -M ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाएंगे, किसके कंपेयर में, -I ग्रुप के। ठीक है, मतलब या तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, या फिर ये बना सकता है, बढ़ा सकता है। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइविंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइविंग ग्रुप बोल सकते हो आप। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइविंग ग्रुप है। जितने भी माइनस इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइविंग ग्रुप बोलते हैं, और जो पॉजिटिव इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ कंडीशन ये है कि -I वाले के कंपेयर में -M इफेक्ट वाले जो ग्रुप है वो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब बात ये आती है कि ये आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है और ये पैरा पोजीशन पे लगा है, तो दोनों में से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन लगाएगा, कौन बढ़ाएगा? तो यहाँ बेटा एक खास बात क्या है, ध्यान सुनना। आर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखना जरा, ध्यान समझना, ये है आपका OH ग्रुप और यहां पर है ये नाइट्रो ग्रुप। यहां पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि ये हाइड्रोजन जो है, ये एक्टिव हाइड्रोजन जो है OH ग्रुप का, वो नाइट्रो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। कौन सी बॉन्डिंग? यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब ये बताओ, इंट्रामोलिकुलर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो ये हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ बिजी हो गया, क्या इजीली रिलीज होगा? क्या नहीं। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पा रही है क्या नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन और OH ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में? नहीं हो रही है। मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इजीली रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर अगर हम बात करें, बी वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आ जाएगी। इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इन चारों मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगी? सबसे ज्यादा आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा? बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। पीएनएसटी में 2019 ने पूछा था। आप इफेक्ट देखकर आ जाइए जो मैंने पढ़ाया है। मेरे डिटेल लेक्चर अभी चल रहे हैं, सीरीज चल रही है मेसोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे इफेक्ट की सीरीज मेरी अभी चल रही है चैनल पे। उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आप आइए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला था? एक कार्बनिक यौगिक है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो है बच्चों, वो कार्बन का परसेंटेज आपको कितना देके रखा है? वो दिया है 40.687%। हाइड्रोजन का परसेंट दिया है और शेष ऑक्सीजन है बोल रहा है। इसका मूलानुपाती सूत्र पूछा है आपको। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा ऐसे पूछ रहा है। चलो कोई नहीं, बता देंगे। सबसे पहली बात कि हमारे पास एक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बन रहा है। ठीक है, एक कंपाउंड है जो कार्बन कितना परसेंट है इसका? 40.687%। और हाइड्रोजन जो है उसका परसेंट कितना दिया है? 5.085%। ओके, और बोल रहा है बाकी जो है भैया वो कौन है? ऑक्सीजन है। बाकी जितना भी परसेंट बचा है वो ऑक्सीजन है। तो जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो जितने एलिमेंट उसको मिलकर बनाते हैं वो टोटल उसका परसेंट कितना होता है? 100%। तो आपको अगर ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है तो सबसे पहले ये जो दो एलिमेंट है इनका टोटल परसेंट निकाल लो और उसको फिर आप क्या करो? 100 से माइनस कर दो। क्या आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? हमको दो एलिमेंट का उसने परसेंट दे दिया है। दो एलिमेंट का क्या दे दिया है? परसेंट। और तीसरे एलिमेंट को बोल रहा है कि बाकी जो बचा हुआ परसेंट है वो किसका है? ऑक्सीजन का। तो कैसे निकालेंगे समझना। यहाँ पे जो दो एलिमेंट का परसेंट दिया है उसको पहले आप ऐड कर लो। तो चलो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 7 5 4। 45% दो एलिमेंट का है। ठीक है, अब मुझे ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100% में से ये जो टोटल परसेंट आ रहा है दो एलिमेंट का उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो 100% होगा, जो हमारे पास 100% होगा उससे ये दो एलिमेंट का जो परसेंट आ रहा है उसको अपन क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दो, यहाँ पे कितना आ गया? 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 5। तो ये ऑक्सीजन का परसेंट हमारे पास आया 54.228। क्लियर है? तो ये तीनों एलिमेंट का परसेंटेज हमने निकाल लिए। ये ऑक्सीजन का परसेंट हमारे पास इतना आ गया। अब क्या करना है? मूलानुपाती सूत्र जब हम निकालते हैं तो हमको क्या करना होता है? सीधी सी कंडीशन देख लो। यहाँ पर बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ में आएगा। सबसे पहले आप एलिमेंट लिखोगे, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ये है ऑक्सीजन। तीन एलिमेंट है हमारे पास। ये तीन एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके कितने कितने परसेंट है वो लिख लो आप। सबसे पहले परसेंट कितना कितना दिया है इसका, तो परसेंट देखो कार्बन का कितना दिया है? 40.687। हाइड्रोजन का परसेंट कितना दिया है? 5.085। और ऑक्सीजन का कितना निकाल लिया आपने? 54.228। ठीक है जी। अब क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। ये जो आपको परसेंट दिया गया था एलिमेंट्स का, इनको इनके एटॉमिक वेट से जो है डिवाइड करना होता है। एटॉमिक वेट, इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूं। एटॉमिक वेट। अब बताओ कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। अब हमको परसेंटेज पता चल गया एलिमेंट का और साथ में एलिमेंट का एटॉमिक वेट भी हमको पता है। तो परसेंटेज को एटॉमिक वेट से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। क्या करोगे?
डिवाइड करोगे। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पर बेटा जब आपने क्या करा, ध्यान सुनना, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट करोगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा यहां पर, ठीक है। परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट करोगे तो 40.687 को 12 से डिवाइड करोगे तो यहां पे 3.3 समथिंग आएगा, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया है 5.085, इसको 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही वैल्यू आएगी, 5.085 ही आएगा। और यहां पर 54.228 है, इसको 16 से आप जब डिवाइड करोगे तो यहां पर भी समथिंग 3.3 के आसपास आएगा, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट किए हो, इसमें सबसे छोटा नंबर देखोगे आप, जो सबसे छोटा नंबर है उससे ये तीनों नंबर को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3.3, ठीक है। तो यहां 3.3 को ऊपर वाले 3.3 को भी 3.3 से डिवाइड कर दिया, 5.085 को भी 3.3 से डिवाइड कर दिया, और नीचे 3.3 जो है उसको भी 3.3 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आएगा देख लेते हैं, क्या आ जाएगा देख लीजिए। यहां पर कितना आएगा इसका वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1। क्लियर? क्या कि एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मैंने सबसे पहले ये तीनों एलिमेंट के परसेंटेज लिखे, फिर इन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट लिखे, फिर क्या किया, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड किया। तो ये परसेंट कितना, देखो कार्बन का परसेंट जो था उसको 12 से डिवाइड किया तो 3.3 आया। वैसे ही हाइड्रोजन का परसेंट जो दिया था उसको 1 से डिवाइड किया तो जैसे कि वैसी वैल्यू आ गई। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो वेट परसेंटेज था उसको 16 से डिवाइड किया तो 3.3 आया। अब ये 16 कहां से आया, तो सर ये 16 जो है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है। क्लियर? अब ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करने के बाद, उस वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू से सारी वैल्यू को डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने पे कार्बन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1, हाइड्रोजन की कितनी आई 1.5, और ऑक्सीजन की कितनी आई 1। अब क्या करना है ध्यान सुनो, उसके आगे की प्रोसेस फिर से यहां बता रहा हूं, कार्बन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। यहां पर क्या दिख रहा है, इसके लिए वैल्यू कितनी आई है 1, इसके लिए वैल्यू कितनी आई 1.5, और इसके लिए वैल्यू कितनी आई 1। अब ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो इसको नॉर्मल आपकी वैल्यू में इसको बदलना है तो किसी एक नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 3, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया 2। मतलब कार्बन के नंबर कितने आ गए 2, हाइड्रोजन के नंबर कितने आ गए 3, और ऑक्सीजन के नंबर कितने आ गए 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा C2H3O2। ये जो फॉर्मूला बना इसी को हम यहां इंपिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, या इसी को हम जो है मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इसी को हम मूलानुपाती सूत्र या इंपिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। चेक कर लो, यहां पर आपको ऑप्शन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बिल्कुल सही, बी, देखो लो यहां पर बी नंबर वाला, बी नंबर वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर है बेटा। बी नंबर वाला यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। पीएनएसटी में 2019 में क्वेश्चन पूछा था। स्टेप बाय स्टेप इसको आप करते चलो, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या बोला था, एक दो यौगिक दिए थे, एथिल इथेनोएट और ब्यूटेनोइक एसिड। इनके द्वारा किस टाइप की आइसोमेरिज प्रदर्शित की जाती है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, अभी आइसोमेरिज के लेक्चर जो है वो चैनल पे डल चुके हैं। आप वहां जाके अच्छे से डिटेल पढ़िए, नोट्स बनाइए, और आपसे जो भी क्वेश्चन आए वो बड़े आसानी से यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएंगे। सबसे पहली बात, एथिल इथेनोएट, इसका सूत्र लिखते हैं पहले कि होता क्या है ये। एथिल इथेनोएट को अपन लिखते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O C2H5। ओके, ये है एथिल इथेनोएट। ओके जी, इसके बाद बोल रहा है और ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड कैसे लिखते हो, CH3 CH2 CH2 COOH। अच्छा, ये दोनों अगर एक दूसरे के आइसोमर फॉर्म होंगे तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है या नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होने चाहिए बेटा। यहां कार्बन कितने हैं 4, 2 और ये 2 4। हाइड्रोजन कितने हैं 8, और ऑक्सीजन कितने हैं 2। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका। इस पे चेक कर लो, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 8, और ऑक्सीजन कितने हैं 2। मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, मतलब ये आइसोमर तो है। अब डिफरेंस चेक कर लो कि कौन से आइसोमर है।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मैंने आपको आइसोमेरेज पढ़ाया है, उस पे जाके डिटेल आप पढ़ो, ठीक है। अगर दो डिफरेंट स्पीसीज जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो आइसोमर कहलाती है। अब वो आइसोमर को आइडेंटिफाई करो कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है या फिर स्टीरियो आइसोमर है। अगर स्ट्रक्चर आइसोमर है तो 6 टाइप में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, डिटेल पढ़े हमने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा एस्टर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, कौन सा, एस्टर, ठीक है जी। और यहाँ पे कौन सा है, एसिड, मतलब फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग है, इसीलिए इसको हम फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, पीएनएसटी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। कौन सा आंसर हो जाएगा, फंक्शनल या क्रियात्मक समावयवता इसके अंदर होगी। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है 40। एक आपको मॉलिक्यूल दिया था प्रोप टू आइन 1 ऑल, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर पूछा था। अब ये लिखना है मॉलिक्यूल का नाम, तो कैसे लिखोगे, चलो मैं एक बार आपको सिखा दे रहा हूं और अच्छे से। प्रोप प्रोप टू आइन 1 ऑल, ये आपको मॉलिक्यूल दिया था, इसका आपको बोला था कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर भी पूछा है क्या, नहीं, सिग्मा और पाई पूछा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रोप वर्ड आ रहा है, प्रोप वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 3, कितने कार्बन का है, 3, तो 3 कार्बन है चेन में, ये तो डन है, ठीक है। टू आइन बोल रहा है, टू आइन का मतलब सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। आइन सफिक्स क्यों लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है, किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और यहां पर देखो फर्स्ट फिर क्या लिखा, 1 ऑल, ऑल किसके लिए लगता है, OH फंक्शनल ग्रुप के लिए, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे क्या होगा बेटा, OH ग्रुप होगा, क्या होगा, OH ग्रुप होगा। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 2। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट है, लेकिन ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इससे कितने हाइड्रोजन जोड़ दो, 1। और ये ऑक्सीजन जो है OH जो लिखा हो, इसको भी ओपन करके लिख दे रहे, ये ऑक्सीजन और इसके साथ क्या है, H, ओके। अब आप काउंट कर लो सिग्मा और पाई, तो सिग्मा देखो 1 2 3 4 5 6 7, प्रोप टू आइन 1 ऑल, ठीक है, ठीक है। सिग्मा देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आपके पास सिग्मा है। पाई कितने, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं जल्दी बताइए, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2। तो सिग्मा कितने, 7, और पाई कितने हो गए, 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा डी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। पीएनएसटी में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है वो बड़े आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाता। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन पे देखो क्या बोला था, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में जो है यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उनको आपको अरेंज करना था। सबसे पहले नंबर पे, पी नंबर पे क्या दिया था, चलो मैं पहले इनका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। प्रोपेनल, प्रोपेनल को कैसे लिखते हो आप, CH3 CH2 और ये है CHO, ये है प्रोपेनल। बी नंबर पे आते हैं, बी नंबर नहीं सॉरी, क्यू नंबर, क्यू नंबर पे दिया था प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड कैसे लिखते हो, CH3 CH2 COH, ये है प्रोपेनोइक एसिड। आर पे आओ, प्रोपेन 1 ऑल, आर नंबर पे दिया था, इसको बोला था उसने प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल कैसे लिखोगे, CH3 CH2 CH2OH, ये है प्रोपेन 1 ऑल। और एस नंबर पे दिया था उसने एस इक्वल टू एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 और ये है CH3, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लिक्विड स्टेट चेक करो। तो आपके पास जो प्रोपेनोइक एसिड है ये लिक्विड स्टेट में, आपके पास जो एल्कोहल है ये भी लिक्विड स्टेट में, मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों के कंपेयर में तो आएगा ज्यादा। अब इसमें भी एसिडिक एसिड और एल्कोहल की बात करें तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी एसिडिक नेचर क्या होती है, ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है एसिडिक, सॉरी एसिडिक बोल रहा हूँ, प्रोपेनोइक एसिड का जो है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा इनमें। तो देखो सब में आपको 3 ऑप्शन में आपको क्यू आगे दिख रहा है, मतलब ये तो ऑप्शन गलत हो चुका है। क्लियर, अब ये देख लो कि ये तो लिक्विड स्टेट में था, ये भी लिक्विड स्टेट में, जो लिक्विड स्टेट में है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है, और जो गैस स्टेट में होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। ये जो ब्यूटेन है बेटा, ये कौन से स्टेट में होता है, गैस, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे आएगा, कम। तो ये चेक कर लो कि यस लास्ट में किधर में दिया है, तो बेटा यस लास्ट में देखो 2 जगह पे दिया है,
तो ये तो गलत हो गया ये भी। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन से अपने को करेक्ट करना है, ये वाला और ये एल्डिहाइड और ये क्या है, एल्कोहल। एल्डिहाइड और एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे ज्यादा होगी, तो भाई एल्कोहल। इसके कंपेयर में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। तो ये आर जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, आर का जो आर वाला जो ग्रुप है मतलब एल्कोहल जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड वाला जो कंपाउंड है उससे क्या होगा, ज्यादा। तो आर वाला जो कंपाउंड है वो आएगा आगे, पी उससे क्या हो जाएगा, कम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट आंसर ऐसे सी हो जाएगा। ऐसे आपको बैलेंस करते हुए चलना है, कॉन्सेप्ट लगाते हुए चलना है, तब जाके आपसे करेक्ट आंसर आएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 42। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पूछा था। क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया भी है, केमिस्ट्री 2019 में क्वेश्चन आया, और इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है, पर क्वेश्चन आया तो यहां देख लो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या कंडीशन है। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होंगे, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि साइक्लिक रिंग तो चाहिए, साइक्लिक रिंग कंपाउंड होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे कॉन्जुगेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, संयुग्मन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें sp3 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक sp3 कार्बन प्रेजेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉन प्लेनर हो सकता है, नॉन प्लेनर। ठीक है, ये प्लेनर नहीं होंगे, कैसे होंगे, नॉन प्लेनर होंगे। कैसे होंगे, नॉन प्लेनर होंगे। इनमें से कोई भी एक कंडीशन मैच आ जा रही है, मतलब वो कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। तो ये देखो पहला बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग तो कैसी होती है, एरोमेटिक। तो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड दिए हुए हैं, ये तो एरोमेटिक है हकल रूल से। वैसे यहाँ पर एक 3 रिंग वाली कंपाउंड भी दी हुई है, तो यहाँ पर देखो कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पाई बॉन्ड है, मतलब ये भी एरोमेटिक है। हमको तो नॉन एरोमेटिक पूछा, ये भी गलत हो गया। ये यहाँ पर दिया हुआ एक और मॉलिक्यूल, इसमें एक लोन पेयर है और 2 पाई बॉन्ड है। लोन पेयर कहां जा रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो 3 पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ये पूरा साइकिल, है ना। तो यहाँ पर ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। लेकिन ये जो आपके पास साइक्लोऑक्टाटेट्राइन दिया हुआ है, यहाँ पर बेटा ये जो है इसमें 4 पाई बॉन्ड है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, नॉन प्लेनर। ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर। इसीलिए इसका जो मॉलिक्यूल जो होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसको अपन नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक बोलते हैं इसको। डिटेल मैंने आपका एरोमेटिक वाले कंपाउंड में पढ़ा चुका है, उसको वहां पर आप जाके एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। 43 नंबर पे देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है पूछ रहा है, 19 में पूछा था, 2019 में क्वेश्चन। ऐसे वाले काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुके हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं। 4 मॉलिक्यूल दिए थे, CH3COH, फिर दिया है CH2COH, यहाँ पे Br, फिर दिया है CH2COH, यहाँ पे दिया है फ्लोरीन, फिर दिया है CH2COOH, यहाँ पे दिया है आपका क्लोरीन। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल में जो है हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, और हेलोजन का इफेक्ट क्या होता है, -I। ये तीनों का कौन सा इफेक्ट होता है, -I। और -I इफेक्ट वाले या माइनस इफेक्ट वाले जो ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। जिसका जितना -I इफेक्ट होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को उतनी ज्यादा बढ़ाते। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन की अगर हम बात करें तो -I इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा -I कौन शो करता है, फ्लोरीन। इसलिए इन चारों मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा, फ्लोरीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, सी वाला। यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लेंगे आप, है ना। ठीक है भाई, तो थर्ड वाला जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 44 में आते हैं। 44 देखो, एक मॉलिक्यूल दिया है, इसका यूपीएससी नेम बोला है। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को मैं ओपन करके लिख दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर एक कार्बन होता है, यहाँ पर एक कार्बन होता है, मतलब इसको ऐसे लिख देता हूं, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा आपको, इसको मैं सीधे सिंपल सा लिख रहा हूं, ध्यान देना। CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। ये एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसे, अगर हम सिंपल लिखे तो इस टाइप से दिखता है। अब इसका अगर मेरे को नंबरिंग करना है तो किधर से करेंगे, तो इधर फर्स्ट कार्बन पे क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 और ये क्या है 4। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, 1 ब्रोमो। ये सब्स्टिट्यूट आपको दिखाई दे रहा है, उसका नाम पहले 1 ब्रोमो, फिर वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 4, तो आएगा ब्यूट।
डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है सेकंड कार्बन पे तो 2 इन, ये इसका करेक्ट नाम हो जाएगा क्या, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। देख लो आप, चेक कर लो, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लो, लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहुंचते हैं 45। 45 नंबर देखो क्या पूछ रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसने बेंजीन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन पे, और बेंजीन का आपको क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन आपको पूछ रहा है, कैसे निकालोगे। सब में यू यू लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हो या एटॉमिक मास हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट होती है या तो एटॉमिक मास यूनिट होती है, एएमयू बोलते हैं, या यूनिफाइड मास बोलते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो निकालोगे कैसे, तो बेंजीन में 6 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, तो कार्बन के एटॉमिक सिंगल कार्बन एटम जो है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 12। कितने कार्बन है यहाँ पे, 6, तो 12 इंटू 6 कर दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 एएमयू या यू होता है, और कितने हाइड्रोजन है, 6। तो यहाँ पे देखो 12×72 और यहाँ पे कितना है 6, तो टोटल कितना आ गया 78 यू, या इसी को आप एएमयू भी लिख सकते हैं। तो 78 यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट ऐसे लिख सकते हैं। तो आंसर इज बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पीएनएसटी में पूछा था 2020 में। कब पूछा था, 2020 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, आईयूपीएसी नेम लिखो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का। अच्छा बेटा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कैसे लिखोगे आप, बड़ा सिंपल है। ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है CH3 CH3, और ये बीच वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी अगर फ्री है तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। इसी को अपन ऐसे भी लिखते हैं CH3 CH, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। अब इससे क्लोरीन लगा दिया तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसको ऐसे लिख दिया हमने सीधे सीधे स्ट्रक्चर में, तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम पूछा था, बड़ा सिंपल था, कोई भी बना लेगा। 1 2 3 नंबरिंग किसी भी छोर से करेंगे, तो सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट है, तो सेकंड कार्बन पे आपका कौन सा सब्स्टिट्यूट है भैया, क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है, 3, तो वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्डेड चेन है तो एन, नाम क्या हो जाएगा बताइए, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये भी क्वेश्चन कब पूछा था बच्चों, देख लीजिए पीएनएसटी में 2020 में पूछा था। कब पूछा था, पीएनएसटी में 2020 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोल रहा है आपको कि हमारे पास अगर किसी रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाना है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो क्या कही जाती है, या उसको किस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो बेटा बड़ा सिंपल सा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं उसको। ठीक है, अगर मुझे किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, उसके पहले क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो वो इंटरमीडिएट तक बनाने के लिए, इंटरमीडिएट को बनाने के लिए जो मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, या इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा, पीएनएसटी में 2020 में पूछा था, याद रखना इसको भी। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48, क्या बोला है, AgNO3 और NaCl के सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं तो प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है, जो जंग लगने की प्रोसेस या लोहे की जंग लगने की प्रोसेस से यह प्रोसेस कैसी होती है, क्या बराबर होती है, क्या सेम होती है, कंपेयर कर सकते हैं, या फास्ट होती है या स्लो होती है, ऐसे करके बोल रहा है। इसको काट के स्लो लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यार ध्यान से, जनरली होता क्या है, पहले आप ये समझ लो, AgNO3 जो है और आपके पास क्या है, NaCl, ये दोनों की जो रिएक्शन हो रही है, यहां से प्रोडक्ट क्या बनता है, AgCl, और साथ में NaNO3 बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये है एक्चुअल में आयनिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है। और आयनिक रिएक्शन जो होती है ये फास्ट होती है, जबकि लोहे में जंग लगने का जो प्रोसेस है, जिसको हम संसारण का प्रोसेस बोलते हैं, संसारण का प्रोसेस बोलेंगे, वो बड़ा धीमा प्रोसेस होता है। और आयनिक रिएक्शन जो है ये बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, सी, फास्ट होती है बेटा वाली रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे AgCl का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट, ये यहाँ पे पीपीटी इसका फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्लियर, पीएनएसटी में 2020 में क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था बेटा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है,
आर्थोटोलुडीन का आईयूपीएसी नाम बोला है पीएनएसटी 2020। आर्थोटोलुडीन कैसे लिखोगे? बेंजीन रिंग है, इस पे NH2 ग्रुप लगाए और इसकी आर्थो पोजीशन पे क्या लगाए? मेथिल। ठीक है जी, बताओ इसका आईयूपीएसी नेम आप क्या लिख सकते हो? 49 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन पे समझने का प्रयास करना। अगर मेथिल ग्रुप में हटा दूं तो ये जो मॉलिक्यूल है उसको हम एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड का जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग से तो उसका नाम जो है पेरेंट नाम आना चाहिए नाम में। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग में। तो यहां पर अपन नंबरिंग तो करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे, इस कार्बन को सेकेंड नंबर देंगे। सेकेंड कार्बन पे मेथिल है तो इसको हम लिखते हैं 2 मेथिल। और ये जो ग्रुप है अगर इसको हटा दी तो ये जो ग्रुप है पूरा उसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो हमारा जो मॉलिक्यूल बन जाएगा वो 2 मेथिल एनिलीन होना चाहिए। और ये हमको ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी हमको दिखाई दे रहा है 2 मेथिल एनिलीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मेथिल एनिलीन। 2 आयोडोटोलुइन तो हो नहीं सकता भैया, ये तो आयोडीन ग्रुप है ही नहीं है। 2 एमिनोटोलुइन ये भी नहीं लिख सकते, सॉरी 3 एमिनोटोलुइन तो हो ही नहीं सकता। 1-2 पोजीशन है, 1-2 पोजीशन है तो 3 एमिनोटोलुइन तो हो ही नहीं सकता। 2 एमिनो बेंजोइक एसिड, भाई बेंजोइक एसिड कहां? यहां तो है ही नहीं ना COH ग्रुप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइसोप्रोपिल एमीन, इसका आईयूपीएसी नेम पूछा है बेटा। आइसोप्रोपाइल एमीन का आईयूपीएसी नेम बोला। तो देखो इसको लिखते कैसे, पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। आइसोप्रोपाइल ग्रुप हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है। ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और यहाँ पे जो वैलेंसी फ्री है वहां पे NH2 ग्रुप लगा है। अब इसको मैं सिंपल चेन के फॉर्म में लिख दूं तो ये CH3 CH3 और यहाँ पे क्या लगा है? NH2। अब इसका मुझे नेमिंग करना है। तो देखो नंबरिंग किधर से होगी? या तो लेफ्ट से या तो राइट से, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो बीच में कार्बन से जुड़ा है। तो नंबरिंग हमने इधर से किया 1 2 और ये 3। 3 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट क्या लगेगा? प्रोप। सिंगल बॉन्डेड चेन है तो एन, और सेकेंड कार्बन पे एमीन ग्रुप है तो 2 एमीन। यहां से ई हटा देंगे आप तो ये बन जाएगा क्या? प्रोपेन टू एमीन। प्रोपेन टू एमीन। ठीक है, प्रोपेन टू एमीन दिया कि यस। यहां देखो डी नंबर पे, डी नंबर पे देखो जल्दी से। डी नंबर सबको दिखाई दे रहा है, प्रोपेन टू एमीन। ठीक है, ई के बाद अगर कोई वॉवेल्स आ जाए ए आई ओ यू, है ना, तो ये ई हटाना पड़ता है। यहां से हटाए नहीं तो इसको यहां से कट कर देना। ठीक है जी, तो ये आपके पास डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कब पूछा था? पीएनएसटी में 2020 में पूछा था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 51 नंबर के क्वेश्चन पे। जल्दी से पढ़िए, एक और फिर आईयूपीएसी नेमिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं बनता। चलो इस क्वेश्चन को आप यहां पे पहले लिख लेते एक बार फिर से। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH, यहां पे है साइनाइड ग्रुप और यहाँ पे दिया है CHO ग्रुप। अब बेटा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और अगर वो वरीयता टेबल में सबसे ऊपर है तो उसके कार्बन को मुख्य श्रृंखला में काउंट करेंगे। तो ये साइनाइड, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है इसमें से साइनाइड ग्रुप की वरीयता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, मैंने आपको आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ाया है, उस पर आपने डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ है आईयूपीएसी नेमिंग में। और ये वरीयता टेबल भी मैंने पढ़ाया था क्रियात्मक समूह की, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या बोलना चाहिए? वरीयता किसकी होगी? यहाँ साइनाइड ग्रुप की, कार्बन की। तो यहाँ पे नंबरिंग अपन यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो दो ग्रुप है, एक कीटोन ग्रुप है और एक क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप के लिए प्रीफिक्स लगेगा एल्डो या, हाँ एल्डो ही लगाएंगे, और कीटोन ग्रुप के लिए कीटो या ऑक्सो, ये दोनों में से कोई एक प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, तो यहां देख लो आप पहले फॉर्माइल। अच्छा, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एक और प्रीफिक्स लगता है एल्डो या फॉर्माइल, ये दोनों में से कोई भी आप प्रीफिक्स वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे नाम अगर लिखना है तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5। तो लास्ट में तो पेंट है, मतलब वर्ड रूट तो 5 कार्बन का है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल और ऑक्सीजन के लिए क्या लगा रहा है, सॉरी कीटोन ग्रुप के लिए सफिक्स प्रीफिक्स क्या लेके चल रहा है? ऑक्सो। ठीक है, अब ऑक्सो अगर कीटोन के लिए लिख रहा है वो प्रीफिक्स, ये ऑक्सो और ये क्या है? फॉर्माइल। एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल और कीटोन के लिए ऑक्सो प्रीफिक्स यूज कर रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये देख लो कौन पहले आएगा, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन पहले स्टार्ट, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्लोरीन पहले आएगा, ऑक्सीजन बाद में आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे देख लो सेकेंड कार्बन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। देखो सेकेंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। ठीक है जी, इसलिए आ जाएगा 2 फॉर्माइल। देखो दिख रहा है यहाँ पे 2 फॉर्माइल। फिर थर्ड कार्बन पे क्या है, ऑक्सो। चलो मैं यही लिख देता हूं 2 फॉर्माइल 3 कीटो या ऑक्सो, 3 ऑक्सो। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 5, तो वर्ड रूट लगेगा। पेरेंट चेन कितने कार्बन की, 5 कार्बन की, तो वर्ड रूट क्या लगेगा, पेंट। सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगा, एन। और फर्स्ट कार्बन पे साइनाइड ग्रुप है तो 1 नाइट्राइल यहां पर सफिक्स आ जाएगा। आप चेक कर लो आप, तो देखो 3 ऑक्सो पेंटेन 1 नाइट्राइल, बिल्कुल सही है, सी वाला करेक्ट आंसर है। यहां से ई को आप हटा देना। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ये अभी प्रीवियस पे ही क्वेश्चन आया हुआ था याला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजी है, बन जाएगा आपसे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर पे क्या बोल रहा है देखिए जरा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। चलो एक बार कोशिश करो आप कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। 4 मॉलिक्यूल आपको देख के रखा है, उस पे आपको हाईएस्ट क्या पूछ रहा है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या आंसर लगाएंगे आप, जनरली अपन यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या, जैसे एन हेक्सेन बोल रहा है तो कितने कार्बन होंगे, 6। एन हेक्सेन का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, एन हेप्टेन एन हेप्टेन ऐसे लिख सकते हैं, एन पेंटेन और ब्यूटेन। देखो जनरली होता क्या है, एल्केन सीरीज में नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। स्टार्टिंग के कुछ एल्केन जो होंगे वो गैसेस स्टेट में मिलते हैं, फिर जैसे आप और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते हैं वो फिर उनकी गैस से लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद फिर अब हायर एल्केन जो होते हैं वो कैसे आते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होती जाती है। कम कार्बन वाले जो होंगे, जो एल्केन है, वो जनरली स्टार्टिंग के जो 2-3 मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, गैसेस स्टेट में। उसके बाद वाले कुछ मेंबर जो होंगे वो कैसे आते हैं, लिक्विड स्टेट में। उसके बाद वाले जो होंगे वो हायर एल्केन जिनको हम कहते हैं वो कैसे आते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा। मतलब यहां पर आपके पास बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। एन हेप्टेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 7। ठीक है, जबकि एन हेक्सेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, यहाँ कार्बन कितने थे, 6। यहाँ कार्बन कितने आ गए, 7। यहाँ कार्बन कितने आ गए पेंटेन में, 5। और यहाँ कार्बन कितने आ गए ब्यूटेन में, 4। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो आपका आज का लेक्चर है इसको हम लोग जो है बच्चों यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में जो है इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उनको फिर अपन डिटेल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको हमारे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, अगर इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको पसंद आ रहा है तो प्रॉपर आप नोट्स बना के पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए कॉन्सेप्ट को, ताकि आपसे सारे क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बड़े आसानी से बनने लग जाए और आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। जय हिंद।